हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अन रास्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आज है जिसका लेक्चर नंबर 7। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं मानव का विकास कैसे हुआ और हमें मानव का विकास जो हुआ है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, उसके अध्ययन के मुख्य साधन क्या हैं। तो मानव का विकास हेडिंग है हमारी, मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन, यानी किन की कौन से ऐसे साधन हैं, कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि मानव का विकास इस तरह से हुआ। तो उत्खनन, देखो उत्खनन करते हैं तो कंकाल मिले, उत्खनन के उपरांत ही कंकाल मिले, तो हमने उन कंकालों का अध्ययन किया और उन कंकालों को या जो भी मानव के जीवाश्म मिले, ठीक है, उनका अध्ययन किया, ठीक है, उनका एज निर्धारण किया, समय निर्धारण किया हमने, ठीक है। समय ज्ञात करने के लिए लास्ट वीडियो में हमने बताया था फॉसिल डेटिंग का यूज हम करते हैं, ठीक है। और फिर डीएनए का अनुक्रम का भी निर्धारण किया, उनमें डीएनए टेस्ट किया और देखा कि किस कंकाल में कितनी विभिन्नताएं हैं, और जैसे अलग अलग टाइम पीरियड के कंकालों का डीएनए टेस्ट किया और उनमें हमने देखा इनमें कितनी विभिन्नताएं हैं, समानताएं हैं, तो उससे भी उनके कितने निकट के संबंध हैं वो भी हमें पता चले, ठीक है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें मानव का जो कंकाल मिला है अब तक का सबसे पुराना, वो 15 मिलियन वर्ष पूर्व का है। कितना है? 15 मिलियन वर्ष पूर्व का, जिसको हम ड्रायोपिथेकस, ठीक है, जो वन मानुष के जैसा है, और रामापिथेकस जो मनुष्य जैसा है, ठीक है, मिला है, ठीक। तो ये जो जब ये कंकाल हमें मिले तो हम क्या कह देते हैं कि सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हुए जो मानव की तरह चलते थे, ठीक है, या मानव की तरह जिनके कुछ लक्षण थे, ठीक, तो वो हमारा क्या है, 15 मिलियन वर्ष पूर्व कौन कौन से हैं? ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस जो है वो वनमानुष की तरह बिल्कुल दिखते थे, और रामापिथेकस जो है वो मनुष्य की तरह। और अगर इनके चलने की बात करें, किस तरह से इनका व्यवहार, इनके शरीर पर बेटा बाल होते थे और ये गौरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे, ठीक है, ये गौरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। इसके बाद हमें कुछ कंकाल और मिले जिनका टाइम पीरियड अगर हमने ज्ञात किया तो हमें मिला 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व के वो कंकाल थे, और ये पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है, कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में मिले थे। तो हम क्या कह देते हैं भाई, इन कंकालों को जब देखा, अध्ययन किया गया, तो ये नर बानर की तरह थे, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो मिला वो कैसा था? नर बानर की तरह था। तो हमने मतलब साइंटिस्टों ने कहा कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में कौन पैदा हुए? नर बानर पैदा हुए, जो कैसे चलते थे? सीधे खड़े होकर चलते थे, जैसे आज हम चलते हैं, ठीक है बेटा। अब हमें दो चीज़ें पता चली कि सबसे पहले मानव जैसे जो प्राणी हैं वो कब मिले? 15 मिलियन वर्ष पूर्व स्टार्ट हो जाता है। 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व हमें कौन? पूर्वी अफ्रीका में कौन मिले? नर बानर मिले, जो मनुष्य की तरह ही सीधे खड़े होकर चलते थे। अब अगर लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करें तो यहाँ पे हमें आदि मानव के कंकाल मिले। ये पूर्वी अफ्रीका में मिले थे, ठीक है, और ये पूर्वी अफ्रीका में घास के जो मैदान थे उनमें रहते थे। जब अध्ययन करा तो हमें पता चला, और इनका जो खान पीन था वो फल वगैरह ये खाते थे, ये शिकार नहीं करते थे, इसलिए इनको होमो हैबिलस भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बेटा। फिर 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे होमो इरेक्टस पैदा हुए इस टाइम पर, ठीक है, जो कंकाल मिले उनका अध्ययन किया तो वो इसी टाइम के थे, तो उनको नाम दिया गया होमो इरेक्टिस। इनका मस्तिष्क था वो बड़ा था काफ़ी, और ये मांस खाते थे, ठीक। 1,40,000 वर्ष पूर्व निएंडरथल मानव पैदा हुए, यानी हम ऐसा कह सकते हैं जो हमें कंकाल मिले और उनका हमने फॉसिल डेटिंग से जब टाइम पीरियड जाना ये किस समय के हैं, तो 1,40,000 वर्ष पूर्व उनका समय निकला, उनको निएंडरथल मानव कहा गया। इनका मस्तिष्क भी बड़ा था, और ये कहाँ मिले? पूर्वी व मध्य एशियाई देशों में ये मिले, ठीक है। अगर इनके खाने की बात करें तो ये वही मांस वगैरह खाते थे, और ये अपनी सुरक्षा के लिए जानवरों की खाल पहनते थे, और ये अपने जो साथ वाले लोग हुआ करते थे उनको, यानी जो मर जाते थे उनको ज़मीन में गाड़ना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद की बात करें हम तो होमो सैपियंस, ठीक है, ये मानव जो है वो अफ्रीका में विकसित हुआ,
ठीक, होमो सैपियंस जो आज के मानव की तरह है और जिसको कहा जाता है हमारा पूर्वज। ठीक, यानी हमारे पूर्वज कहाँ विकसित हुए, यानी मानव प्रजाति का जो पूर्वज है वो होमो सैपियंस है, वो कहाँ विकसित हुआ, अफ्रीका में विकसित हुआ और वहीं से ये विभिन्न द्वीपों में यानी अलग अलग द्वीपों में पूरे संसार में ये फैल गए। कुछ वापस लौटे, कुछ इधर उधर गए, वापस लौटे। ठीक है, वापस लौटे तो फिर वहाँ आपको मैंने भौगोलिक विभिन्नता पढ़ाया था, भौगोलिक पृथक्करण, तो उसी प्रकार से नई नई जातियाँ बनी, अलग अलग जगह पे गए, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग था, तो अलग अलग जातियाँ विकसित हुई और आधुनिक युगीन मानव बना। तो इस तरह से हमने समझा कि मानव का विकास किस तरह से हुआ। एनसीईआरटी की अगर बात करें बोर्ड 10th की, तो काफ़ी कम चीज़ें दे रखी हैं, नॉर्मल सा आपको पता करना था, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में उसके हिसाब से एक्स्ट्रा काफ़ी बताया है। ठीक है, और ये इनफ है आपके 10th के लिए। तो ठीक, क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली आएगा कि मानव का विकास कैसे हुआ, तो आपको 2-4 पॉइंट आप ध्यान रखोगे। अगर आप ये भूल भी जाते हो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप अगर नॉर्मली लिख दोगे कि मानव का विकास, ठीक है, मानव का विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है, ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? उत्खनन हो गया बेटा, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण और जीवाश्म अध्ययन। और फिर आपको डायरेक्ट आप यहाँ भी आ सकते हो लास्ट वाले पॉइंट पे कि जो आधुनिक मानव है वो होमो सैपियंस से बना है, जो अफ्रीका में विकसित हुए और वो सभी बाकी द्वीपों में या आप कह सकते हो संसार के सभी भागों में वहाँ से गए और उन्हीं से जातियों का निर्माण हुआ। ठीक है, अलग अलग, और जो आज का क्या है मानव है, या फिर हम कहें आधुनिक युगीन मानव है। तो ये आप अगर इतना कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे बोर्ड के हिसाब से। तो ठीक है बेटा, अब इस वीडियो में अपन करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए, आप काम कीजिए, एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कौन से, जैसे आप निकालेंगे नवा चैप्टर तो उसमें कुछ चैप्टर के अंदर ही प्रश्न होते हैं, उनको निकाल लीजिए। ठीक है, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको पता नहीं होगा कि नोट्स कहाँ हैं, तो नोट्स के लिए बेटा लिंक दे रखा है, और बाकी जो पुरानी वीडियोज हैं सारी अब तक जो हमने डाली हैं, ठीक है, साइंस की, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। बुक निकाल ली आप लोगों ने? अगर आप लोगों ने बुक निकाल ली हो तो पेज नंबर 157 निकालिए बेटा, पेज नंबर 157। ठीक है, पेज नंबर 157 और इस पे प्रश्न नंबर है आपका 1। देखो, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% जीवों में पाया जाता है, कोई लक्षण ए है अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के कितने प्रतिशत जीवों में पाया जाता है? 10% जीवों में पाया जाता है, तथा लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? बेटा सबसे पहले लक्षण उत्पन्न हुआ है बी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर अपना क्या है? बी। और बाकी ये सारे मैंने नोट्स में प्रोवाइड करा दिए हैं आपको आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर है 2, तो इसमें कोई आपको समस्या आने वाली है नहीं बहुत। और ये मैंने आपको जब मैं लेक्चर ले रहा था, ये वाला टॉपिक जब हमने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने वहाँ भी आपको ये क्लियर किया था। सेकंड क्वेश्चन है, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ सकता है? बेटा ये भी मैं बता चुका हूँ, ये चैप्टर 8 में भी था थोड़ा बहुत इस टाइप का क्वेश्चन, और ये यहाँ भी है। देखो विभिन्नताएं ज़्यादा बढ़ेंगी, ठीक है, तो शरीर में चेंजेस आएंगे। अगर वातावरण चेंज हुआ, ठीक है, जैसे हमने जीवाणु का एग्जाम्पल लिया था, जल में कोई जीवाणु है और उसके अंदर विभिन्नताएं आती हैं, और जल अचानक से वायुमंडल क्या हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है, तो जल भी गर्म हो, तो वो जीवाणु जल में बचे रहेंगे जो ऊष्मा को सहन कर सकते हैं अधिक ताप। ठीक है, तो ये विभिन्नता के कारण ही। तो ये भी आपका प्रश्न है, यानी इस पेज पे आपके 2 ही प्रश्न हैं, दोनों क्लियर हैं, बाकी आंसर आपके नोट्स में भी हैं। बहुत सिंपल है। पेज नंबर 161 देखिए बेटा, पेज नंबर 161, पेज नंबर 161 पे कौन कौन से क्वेश्चन हैं? मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी हैं? बेटा मैंने मेंडल का एकल संकरण प्रयोग आपको कराया था, संकरण प्रयोग कराया है, और दुष्संकरण को हम स्वतंत्र अपव्यवन का भी नियम कहते हैं। तो वहाँ पे अपने देखा ही था कि पहली पीढ़ी में, और मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे आपको बताया था, पहली पीढ़ी में हमें कैसे
मिले थे, जैसे बौने और लंबे पौधों के बीच हमने संकरण कराया था, तो पहली पीढ़ी में हमें सारे पौधे कैसे मिलते हैं, लंबे पौधे मिलते हैं। तो वहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है वो लंबेपन का है, लेकिन जब उन्हीं पौधों यानी पहली पीढ़ी के पौधों के बीच स्वतंत्र परागण कराया जाता है, या फिर ठीक है ऐसे ही उन्हें छोड़ दिया जाता है जैसे उगा के, तो अपने आप खुद से उनमें परागण होता है, स्वपरागण होता है, तो हमें जो बीज मिलते हैं, फिर नया जो पौधा मिलता है वो रेशियो जो रहता है 3:1 का रहता है, यानी उसमें हमें बौना पौधा भी मिलता है और लंबे पौधे भी। तो वहाँ पे लक्षण बौने का प्रभावी और लंबेपन का भी रहता है, लेकिन पहली पीढ़ी में केवल लंबेपन का लक्षण प्रभावी रहता है। तो ये भी आपका हो गया है, पहले मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट है इसी पेज पे एक दूसरा क्वेश्चन, अगर बात करें मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो बट अभी मैंने बताया बिल्कुल सेम ही आंसर है इसका भी, क्योंकि पहली पीढ़ी में हमें लक्षण कैसा प्रभावी दिख रहा है लंबेपन का, दूसरी पीढ़ी में लक्षण हमें बौनेपन का और लंबेपन दोनों प्रभावी दिख रहे हैं। तो पहली पीढ़ी में वो लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, तो ऐसा नहीं है कि वो लक्षण खत्म हो गया, वो लक्षण आगे उभर के आएगा, ठीक है, स्वतंत्र। बस एक प्रभावी अप्रभावी वाला फर्क पड़ जाता है। तीसरा प्रश्न है इसी पे, ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री रुधिर वर्ग ओ से विवाह करता है, उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है, क्या यह सूचना पर्याप्त है यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्पी लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। देखो ए और ओ, यहाँ पे जैसे ए रुधिर वर्ग है पुरुष का, और जैसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, प्रश्न नंबर आपका ये 3 ही है ना, हाँ। ए जो रुधिर वर्ग है वो किसका है, मेल का है, और ओ रुधिर वर्ग है वो फीमेल का है, और उनकी पुत्री जो है, डॉटर जो है, उसका रुधिर वर्ग भी ओ है। तो मतलब किसका लक्षण आया है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये सूचना पर्याप्त नहीं है कि इसी से ये हो जाए। एक्चुअली होता क्या है बेटा इसमें, जैसे रक्त समूह में अगर हम देखें यहाँ पे, यदि रक्त समूह ए प्रभावी होगा, ठीक है, तो रक्त समूह ओ अप्रभावी होगा, ठीक। रक्त समूह ए अगर प्रभावी होगा तो ओ अप्रभावी होगा, तो पुत्री का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। अब यदि रक्त वर्ग ए अप्रभावी है तो वर्ग ओ प्रभावी होगा, तभी पुत्री का रक्त वर्ग क्या होगा, ओ होगा। तो और भी कुछ चीजें अपने को दी होती तो ही हम बता सकते थे। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बेटा, ये भी क्वेश्चन आप देख लेना। तो 4 क्वेश्चन इस पेज के सारे प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। पेज नंबर 165 पे आ जाइए बेटा, पेज नंबर 165। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाली व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? बेटा प्राकृतिक चयन हो गया आपका, ठीक है, और आनुवंशिक विचलन हो गया, जैसे अपन ने जाति उद्गम में लिया था ना, उसी हिसाब से विभिन्नताएं और अनुकूलन, ये सारी चीजें हैं, ठीक। प्राकृतिक चयन हो गया, प्राकृतिक चयन के माध्यम से भी जैसे प्रकृति ने उनको चयन कर लिया, मतलब उनके अंदर विभिन्नताएं जो भी थी प्रकृति ने चयन कर लिया, जैसे भृंग वाला एग्जाम्पल अपन ने दिया था, ठीक। उसी प्रकार से एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण, देखो उपार्जित जो लक्षण होते हैं वो हमारे डीएनए में नहीं जाते, यानी जनन कोशिका में संचित नहीं होते। इसीलिए बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? देखो बाघों की संख्या में कमी क्या है, आनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि इनके जैसे ये नए बाघ जो उत्पन्न हो रहे हैं, इनकी संतानों में विभिन्नताएं बहुत कम पाई जा रही हैं, और क्या है ना, ये अपने आप को जो वातावरण चेंज हो रहा है उसके अनुरूप ढाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और विभिन्नताएं भी कम हैं। तो जब विभिन्नताएं कम आ रही हैं इनके में, तो अपने को श्योर ये हम है ही कि भाई अगर विभिन्नताएं कम हैं तो ऐसी संतानें उत्पन्न तो होंगी नहीं जो वातावरण के समान अपने को अनुकूल कर लें, तो ये आगे जीवित रहेंगे। तो इसीलिए फिर अपन चिंता करने की जरूरत है। अब पेज नंबर आ जाइए आप 165 पे आपके 2 क्वेश्चन थे, एकल जीव वाला और ये बाघों वाला। पेज नंबर 166 इस पे प्रश्न है पहला बेटा, वे कौन से कारक है जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है? तो मैं इसको बता चुका हूं जाति उद्भव में, तो वहां से देख लो आप।
क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? देखो, भौगोलिक पृथक्करण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर स्वपरागण हो रहा है तो, ठीक है। अब है, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों की जाति के लिए उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? इसमें भी नहीं होगा, अलैंगिक में भी नहीं होगा बेटा। तो दोनों प्रश्न आपके क्लियर, 3 है इसमें। पेज नंबर 171 पे आ जाइए। उन लक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका हम दो स्पीसीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। ये आर्कियोप्टेरिक्स मिला था ना, जो पक्षी के जैसा है, पक्षी पंख थे, चोंच थी उसकी लंबी और पूंछ भी थी। तो ये ना तो आज के पक्षी जैसा है ना ही पूरी तरह डायनासोर, लेकिन ये डायनासोर और पक्षी की बात की जाए तो ये दोनों के बीच की एक कड़ी है, दोनों के इसमें लक्षण थे। तो हम इसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन नोट्स में हुआ होगा। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? देखो, समजात अंग नहीं कहा जा सकता है, कारण क्या है? तितली और ये जो चमगादड़ हैं बेटा, इनके कार्य समान हैं, लेकिन अंगों की संरचना और उत्पत्ति क्या है? अलग अलग है और कार्य समान है। और समजात अंग में क्या होता है? उत्पत्ति और संरचना समान होनी चाहिए, कार्य अलग अलग होने चाहिए। जीवांश में क्या है? वे जैव विकास के प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? अपने बहुत डिटेल में किया बेटा। ये पेज नंबर 171 पे आ जाइए आप। 173, सॉरी 71 के तो हो गए। क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं? बेटा ये सभी अभी मैंने बताया था आपको, जो मानव हैं वो एक ही स्पीसीज यानी होमोसेपियंस, जिसका उद्भव कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ, अफ्रीका महाद्वीप में हुआ, उसके ही सदस्य हैं सारे। अब देखो इसमें क्या है, डीएनए में बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आया है, सबका वही है, सबके बस ये है कि बाहरी आवरण, त्वचा या हाइट वगैरह ये इसमें चेंजेस है। बाकी एक नाक है, 2 कान हैं, बाकी तो सब सेम ही है ना, इसलिए एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अविकल्प उत्तम है? जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी का है बेटा, उसका दिमाग भी अच्छा चलता है ना, क्योंकि उसको रहने के लिए भी चिंपैंजी क्या है ना, वातावरण के प्रति अपना अनुकूल बना लेगा बाकी जीवों के पीछे। अब आपके आते हैं पाठ्य पुस्तक से ये पाठ्य पुस्तक से प्रश्न जो हैं को अपने को सॉल्व करना है, हल करना है। तो पहला प्रश्न है आपका, मेंडल के प्रयोग में लंबे मटर के पौधे हैं जिनके बैंगनी पुष्प थे, ठीक है। मान लो बैंगनी पुष्प हैं और का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प से थे कराया गया। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके पुष्प बैंगनी थे, एक तो लंबे है, पुष्प बैंगनी हैं तो अपन कैपिटल डब्ल्यू लेते हैं। इनका क्रॉस कराया गया, संकरण कराया गया बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे, बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, पुष्प बैंगनी रंग के थे, तो ठीक है, ये आएगा ही। परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक के पौधे की आनुवंशिक रचना क्या होगी। देखो, अगर कहा यह जाए, जैसे इसमें अगर देखें तो ये कैपिटल टी इसके साथ वो करेगा, अगर आधे बौने हों और आधे लंबे हों तो यहाँ पे जो संरचना होगी ये वाला, क्योंकि इससे डिसाइड होगा। अगर यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तभी आधे लंबे और आधे बौने होंगे, तो यहाँ पे होगा स्मॉल टी। तो आंसर आपका यही सही होगा। कौन से नंबर पे है ये? पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ये तीसरा आपका ले लो टी, ठीक है। देख लीजिए इसमें दोनों में मिस प्रिंट्स आया, तो यही होगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए नंबर आपका कौन सा है। समजात अंगों का उदाहरण, हमारा हाथ कुत्ते के अग्रपाद, हाँ है। हमारे दांत हाथी के दांत हैं। आलू एवं घास के ऊपर विस्तारी हैं। उपरोक्त सभी, इसमें उपरोक्त सभी बेटा प्रश्न नंबर 2 में, ये पहले प्रश्न का आंसर आपका ये था, प्रश्न नंबर 2 का उपरोक्त सभी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है आपका। हाँ, ओके।
विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। चीन का विद्यार्थी है, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी चिंपैंजी को बोलते हैं, ठीक है। चीन का विद्यार्थी हमसे ज़्यादा समान है, क्योंकि इसको सही से वो समझते नहीं प्रश्न को। एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चे के जनक की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं, ठीक है। मतलब डीएनए का जाएगा ही लक्षण, यानी जो आनुवंशिक लक्षण है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग के लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। प्रभावी, देखो, एक अध्ययन से पता चल कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। देखो, जरूरी नहीं है बेटा, देखो हो सकता है हाँ भी कह सकते हैं और नहीं भी, तो यहाँ पे अपन नहीं कहेंगे। कारण यह है कि हल्के रंग की आंखें हैं बच्चों के, तो उनके माता पिता की भी नहीं हो सकता है, वो उनसे पहले वाली पीढ़ी के लक्षण उभर के आए हों। जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन आपस में किस प्रकार संबंधित है? बेटा ये भी अपन ने करा दिया है, कल के वीडियो में देख लेना। समजात अंग एवं समरूप अंग, ये भी अपन ने करा दिया है। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो देखो, इसको मैं बता देता हूँ आपको। मान लो अपने पास एक काला कुत्ता है और एक सफ़ेद कुतिया है, ठीक। दोनों में संकरण कराते हैं, कैपिटल W स्मॉल w। जो प्रभावी रंग होगा वो काला होगा, तो सारे जो संतान होंगी वो काली होंगी, ये ध्यान रखो। ये काला कुत्ता और ये काली कुतिया हो गया आपका, और यहाँ पे जो काला ही रंग आपको मिलेगा यहाँ भी, क्योंकि प्रभावी जो होगा वो काला रंग होगा बेटा। और आगे देखते हैं। आज बायो आपका एंड हो रहा है, कुछ तो बहुत हो गया आप लोग, ठीक। विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व? देखो, जीवाश्म की ही मदद से हमें पता चला कि भाई विकास किस प्रकार हुआ है। जो सबसे नीचे जीवाश्म मिले वो सबसे पुराने थे, फिर उसके ऊपर तो हमने उनका अध्ययन किया, तो उसी से पता चला कि भाई विकास कैसे हो। जैसे हमने भी मानव के बारे में समझा था कि इतने वर्ष पहले, तो वो हमें जीवाश्म मिला उनका, तभी तो हमने उसकी एज पता की फॉसिल डेटिंग से और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुए? स्टेनली मिलर का प्रयोग वाला आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं, व्याख्या कीजिए। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में विकास को किस प्रकार प्रभावित? देखो, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की डीएनए प्रतिकृति बनती है, कुल मिला के एक ही जनक होता है, तो वहाँ से उतनी ज़्यादा विभिन्नताएं स्थायी नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं। और बात की जाए लैंगिक जनन की, तो वहाँ पे दो जनक भाग लेते हैं, दोनों के डीएनए वहाँ पे रहते हैं, और उससे फिर जैसे मतलब दोनों के डीएनए वहाँ रहते हैं, दोनों के डीएनए की प्रतिकृति बनती है, दोनों का मिक्स रहता है, तो वहाँ पे जो विभिन्नताएं रहती हैं ज़्यादा स्थायी रहती हैं। तो लैंगिक जनन में एक नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और ये प्राकृतिक चयन के लिए भी ज़्यादा अनुकूल रहता है लैंगिक जनन। संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? ये भी मैंने आपको बताया था बेटा, जब मानव मेलिंग बताया था तो उसमें बताया था 22 + x और 22 + y x y, तो इसमें बराबर रहता है अर्धसूत्री वाला विभाजन। केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल व्यष्टि के लिए उपयोगी होती हैं समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। क्या हम इस कथन से सहमत हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, अगर मान लो कोई एकल जीव के लिए उपयोगी है विभिन्नताएं, तो उससे वो जीव बचा रहेगा। अगर कोई चेंजेज आता है तो प्रकृति में बचा रहेगा, अन्यथा की स्थिति में वो समाप्त हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके बायो के क्वेश्चन का भी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। बाकी सारी चीज़ें नोट्स में प्रोवाइड आपको करा रखें। और आज अपना बायो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक। और आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टेलीग्राम पे जोड़िए, जिससे वहाँ पे उनको नोट्स का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में 10th के भी नोट्स हैं आपके, और 12th के भी नोट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो कोशिश यही कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।